नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। आज साल का अंतिम दिन है और हर साल कोई ना कोई बच्चा एक नया प्रण लेता है। मैं आप सभी से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि इस साल आपका एक ही प्रण होना चाहिए कि एक बार हम फोन करें कि मम्मी या पापा, है ना, या घर में जिसे भी आप बहुत प्यार से मानते हैं, है ना, उनको एक फोन करें या घर पर बैठे हों कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो इसी एक प्रण को लीजिए, बाकी सारे तो सेकेंडरी होंगे, लेकिन ये चीज आप इस बार ठान लीजिए कि इस बार मेरा एक पद सिलेक्शन के लिए होगा। ठीक है। और मेरा प्यार और आशीर्वाद और मेरी जहां भी जरूरत लगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा मिलूंगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, है ना। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब कर लेते हैं हम एक साथ में ही। और आज की क्लास को हम शुरू भी करते हैं। तो चलिए प्यारी दोस्त, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम कल जहां तक आकर रुके थे, फ्रांशियम हमने पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि ये रेडियो सक्रिय द्रव धातु के तौर पर फ्रांशियम को जाना जाता है। फ्रांशियम फ्रांस के नाम पर रखा गया, यहां तक हमने लास्ट पढ़ा था प्यारी दोस्त। और ये सिंबल जब भी आप देखें, ये सिंबल रेडियो एक्टिविटी का सिंबल होता है, रेडियो सक्रियता का सिंबल होता है। इस सिंबल की ये निशानी होती है कि ये बताता है कि इससे दूरी बनाए रखना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं भाई, कैंसर जनरेट कर सकते हैं, है ना, हमारी टिश्यू या सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। बात करते हैं अब यहां से हम थोड़ा सा आगे कि भाई ये जो फ्रांशियम है ये कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है। तो भैया ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है ये, या हिंदी में समूह बोलते हैं तो समूह लिख लेते हैं। तो समूह एक का सदस्य, समूह एक में कौन कौन आते हैं, तो मैं आपको यहां पर उनके नाम बताना चाहता हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये लास्ट में जो आपको यहाँ Fr दिखाई दे रहा है यही फ्रांशियम है। इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी एक अधातु होती है, एक नॉन मेटल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी आपके बचे हुए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल हैं। और इन ग्रुप एक के सदस्य को क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है। अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है, अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। ठीक। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आपने कई बार, ठीक है, पटाखे फोड़े होंगे, है ना, आतिशबाजी, दिवाली आती है, लोग कहते हैं पटाखे मत फोड़िए पोल्यूशन होता है। देखो सीधी सी बात है, हर एक चीज सामान्य वर्ग के ऊपर ही थोपी जाती है, आप ये मत करिए इससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन बड़े लेवल पर इन चीजों को नेग्लिजिबल किया जाता है, ये नहीं करना, हर कोई ज्ञान देने आता है। ठीक है। तो भैया जो आतिशबाजी होती है, पटाखे जब फूटते हैं तो यहां से दो चीजें एग्जाम में बहुत आती है कि पटाखों में लाल कलर काई से आता है और ग्रीन कलर काई से आता है। ये दो ऐसे प्रश्न हैं कि किसी भी एग्जाम में हम बैठ जाएं तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तीसरे नंबर पर पूछते हैं येलो कलर काई से आता है। तो ये तीन कलर आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आपसे पूछे कि भाई लाल कलर काई से आता है, तो रेड कलर जिससे आता है वो होता है आपका स्ट्रोंशियम। ठीक है ना, याद रखना। हरा कलर जिससे आता है वो होता है बेरियम, और येलो कलर जिससे आता है वो होता है सोडियम। तो यहां पर आतिशबाजी के दौरान हरा रंग, इसकी एक ट्रिक होती है, हरे और लाल में ही बच्चा कंफ्यूज होता है। हरे रंग से बेर है, इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूं। हरे रंग से बेर, बेर का मतलब बेरियम हो जाएगा और हरा मतलब हरा कलर। तो जब पटाखा आसमान में जाके बुम करके फूटता है ना, भैया फोड़े हैं हमने, ठीक है, मैं भी फोड़ता हूँ, कोई उसमें वो नहीं है भैया। अब ऑब्वियसली बात है कि मजा तो आता है यार, ठीक है, पटाखे फोड़ने में। ठीक है। तो लाल कलर काई से आता है, रेड कलर काई से आता है, तो लाल कलर जिससे आता है वो लाल कलर काई से आता है, स्ट्रोंशियम से आता है। ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। एक आपको येलो कलर याद रखना है कि पीला कलर काई से आता है, तो येलो कलर पटाखों के अंदर सोडियम से आता है। हरा कलर काई से आता है भैया, ग्रीन कलर काई से आता है, तो हरा कलर जिससे आता है उसे कहते हैं बेरियम, तो बेरियम से हरा कलर आता है। ये तीन आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ऑरेंज कलर काई से आता है भैया, तो ऑरेंज जो कलर आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ऑरेंज कलर काई से आता है, कैल्शियम से आता है। काई से आता है, कैल्शियम से।
तो लाल कलर स्ट्रोंशियम से, ऑरेंज कलर कैल्शियम से, येलो कलर सोडियम से, हरा कलर बेरियम से। इसके अलावा भी होते हैं, ब्लू कॉपर से आता है, पर्पल है ना, सिल्वर वगैरह। आप उस स्टार्टिंग के 4 याद रखेंगे बस, ठीक है, स्टार्टिंग के 4। इन्हीं 4 से अगर पेपर में आएगा तो यहां से प्रश्न बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। चलो हम यहां से वापस से इनको एक बार मन मस्तिष्क में याद करने की कोशिश करते हैं। आतिशबाजी में हरा कलर काई से आता है? बेरियम से आता है। लाल कलर काई से आता है? स्ट्रोंशियम से आता है। पीला कलर काई से आता है? सोडियम से आता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप यहां पर, और ऑरेंज कलर काई से आता है? कैल्शियम से। ये 4 आप यहां पर याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आदर्श धातुएं या नोबल मेटल किसे कहते हैं। मुख्य रूप से तांबा, चांदी, सिल्वर है ना, याद रखिएगा, और गोल्ड, ये 4 जो होते हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं? आदर्श धातुएं। मोस्ट प्रोबेबल ये माना जाता है ये जल या तनु अम्लक से अभिक्रियाएं नहीं करते। तांबे को यहां पर अगर हम देखें तो ये हवा में खराब होता है, हरा कलर होता है। चांदी जो होती है हवा में काली पड़ती है, लेकिन ये पानी से और अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। इनमें जो गोल्ड होता है ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? आपने देखा होगा कि गोल्ड की कीमत भी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो गोल्ड है, जैसे आपने कोई सोने का आभूषण पहना हो और चांदी का पहना हो, चांदी काली पड़ती है, लेकिन सोना जो है न तो वो काला पड़ता है, न उसके वजन में कोई कमी आती है। चांदी में दोनों चीजें होती हैं, उसका वजन भी कम होता है। हाँ, सोना अगर लंबे समय तक आप 10-15 साल तक, तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, घर्षण के कारण हो सकता है थोड़ी बहुत वो कम हो, लेकिन इतना भी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा मेन चीज क्या हो जाती है कि भैया, इसीलिए लोग सोने को पसंद करते हैं। प्लेटिनम का भी सेम काम है, वो भी काला नहीं पड़ता है ना। तो लोग अधिकतर सोने या प्लेटिनम के आभूषण की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो आज जैसा चमकीला खरीदते हैं ना, 10 साल बाद भी वैसा ही चमक रहा होता है। ये मेन चीज होती है, तो इसलिए कहा जाता है। फिर आता है जिरकोनियम। देखो, हमने एक चीज अच्छे से नोटिस की है कि कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलती है? कि सर ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलाने के लिए मेन चीज क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। मतलब दहन के लिए, कंबंशन के लिए मेन जो चीज होती है वो ऑक्सीजन होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल सकता है, आए सर नाइट्रोजन तो आज कोई जलता ही नहीं नाइट्रोजन की प्रेजेंस में। लेकिन एक ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी जलाना चाहें, तो जिरकोनियम एक ऐसी धातु निकल करके आती है, याद रखिएगा, कि जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी बर्न हो सकती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है। जिरकोनियम मेटल बर्न इन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों की उपस्थिति में जलती है। ये जेड इसका सिंबल होता है, जिरकोनियम 40 इसका एटॉमिक नंबर। बेडी लेआउट इसका अयस्क होता है। अयस्क क्या होते हैं? जिससे किसी धातु की प्राप्ति की जाती है वो अयस्क होता है। जिससे किसी धातु की प्राप्ति की जाती है वो अयस्क होता है। ठीक है, आपका इस नए साल के पहले वीक में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन दोस्त, क्या होता है कि जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसे जल्दबाजी में तो खत्म नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताइए, जो आप मान लीजिए कि मैं 4 क्लास में खत्म करने वाला हूं, आप कहते हैं जल्दी करिए, तो एक क्लास अगर आप ज्यादा मुझसे पढ़ लेंगे तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? कैसा नहीं होगा। तो बस प्यारे दोस्त, एक टॉपिक आपका और बाकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ईमानदारी से मेरे साथ पढ़िए, यकीन मानिए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक प्रश्न, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है ना, यहां से सीधा आपके पेपर के अंदर होगा, यकीन मानिए इस मेरी बात का। ठीक है, अगले पर हम आते हैं। ठीक है, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, मोस्ट रिएक्टिव। हम इसको देखते हैं कि भैया मिट्टी के तेल में, केरोसिन में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो केरोसिन में एक तो भैया सोडियम को रखते हैं, एक पोटेशियम। इन दोनों को कहां पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। हम सोडियम का यहां पर पोस्टमॉर्टम भी कर लेते हैं। भाई एने को क्या कहा जाता है? नेट्रियम कहते हैं। इसका लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। और इसी को हम सोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। इस सोडियम की बात करते हैं तो भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर भैया इसका होता है 11। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, 23 होता है। अब सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्ट मेटल है ये, मुलायम धातु है। ऐसा हम कैसे मान ले मुलायम धातु है? आपको मानने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। इतनी मुलायम होती है कि आप चाकू से काट सकते हैं। ये देखिए, इसे चाकू से काटा जा सकता है, इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि चाकू से काट सकते हैं। लेकिन ये कभी भी प्रकृति में मुक्त नहीं पाया जाता।
नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। कि सर मतलब समझ नहीं आया ये पॉइंट। मतलब ये कि जैसे जमीन में से लोगों को सोना मिल जाता है, मुक्त अवस्था में सोना पाया जा सकता है, लेकिन कभी भी सोडियम नहीं मिल सकता। तो सोडियम लोगों को पता ही तब चला जब हम्पी डेवी एक साइंटिस्ट हुए। तो इसकी जो खोज थी ना, वो NaCl सोडियम क्लोराइड का आपने नाम सुना होगा। कि विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस से इसे की प्राप्ति हुई। और ये काम जिस साइंटिस्ट ने किया है ना, जिसने इसकी खोज की, उनका नाम था हम्पी डेवी। तो पहली बार हम्पी डेवी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोडियम का जिक्र किया कि भैया जो नमक होता है ना, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है और विद्युत अपघटन से हम उसकी प्राप्ति करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है प्यारे दोस्त, NaCl सोडियम क्लोराइड से इसकी हमने प्राप्ति की विद्युत अपघटन करके। अब सोडियम से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे येलो लाइट तो हमने पढ़ ली। अब सोडियम के कुछ प्रश्न वो जो मोस्ट रिपीटेड हैं एग्जाम के अंदर, जितने भी आपने देखो, अब तो LED लगने लग गई है ना। आपने स्ट्रीट लैंप देखे होंगे अपने आसपास में, वहां पर अब तो येलो लाइट नहीं होती, LED लगा दी गई। लेकिन पहले के समय में आपने देखा होगा एक बड़ा बल्ब लगता था, है ना, जिसमें फिलामेंट जो टंगस्टन का होता था और नीचे पीली रोशनी होती थी। कि सर वो हमारे घर में पीले बल्ब, वो नहीं, उनसे भी बड़े हेवी वाले होते थे। तो है ना, जो ये जो स्ट्रीट लैंप होते थे, है ना, या फिर हम कह दे कि भाई सड़क पर जो पीले लैंप होते थे, सड़क पर जो येलो लैंप होते थे, उनके अंदर सोडियम के कारण येलो लाइट होती थी। तो पीला प्रकाश का कारण जो होता था वो सोडियम। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, याद रखिएगा कि सड़क के किनारे लगे, याद रखिएगा, सड़क के किनारे लगे लैंप में येलो रोशनी का कारण कौन सा मेटल होता था? सोडियम मेटल। बच्चा ये सोचता है शायद ये नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है। अब इसके कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कि जैसे पहला ये पूछते हैं NaHCO3 क्या होता है, ऐसे ही पूछते हैं Na2CO3.10H2O क्या होता है, ऐसे ही पूछते हैं NaOH क्या होता है ना। अब इसी तरह से पूछते हैं NaNO3 क्या होता है। ये चार ऐसे इसके यौगिक हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कुछ लोग इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, या हिंदी में इसे खाने का सोडा कहा जाता है। ठीक, इसी तरह से पूछा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है, या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी तरह से होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। जिसे आप चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। तो ये इसके वो कंपाउंड है जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं एग्जाम के अंदर। अब एक प्रश्न जो हाल फिलहाल में बहुत पूछा जाने लगा है ना, लिक्विड सोडियम। द्रवित सोडियम, लिक्विड सोडियम का यूज कहां करते हैं? है ना, सोडियम को द्रव अवस्था में ले जा, किसी भी धातु को ज्यादा गर्म किया जाए तो वो लिक्विड में जा सकता है। तो सोडियम को भी इंडस्ट्रियल लेवल पर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जो द्रवित सोडियम या लिक्विड सोडियम होता है, इसका यूज कहां किया जाता है? तो जो परमाणु संयंत्र होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर। तो परमाणु संयंत्र के कूलेंट, कूलेंट मतलब उसको ठंडा करने वाला, है ना? हमेशा इंग्लिश ही वर्ड आएगा वहां पर, कूलेंट, ये नहीं आएगा ठंडा करने वाला। एटॉमिक रिएक्टर में एज अ कूलेंट किसका यूज किया जाता है? द्रवित सोडियम का, लिक्विड सोडियम का। ये नया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, NaHCO3 है ना, बेकिंग सोडा, है ना, कहा जाता है इसे, या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो एक नाम और याद रख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब वही चीज होती है, खाने का सोडा, तो एक नाम ये भी है इसका, है ना। तो ये नाम ऑलरेडी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं फॉर्मूले के अंदर, लेकिन फिर भी आप इनको याद रखिएगा। यहां पर हमारा सोडियम लगभग लगभग कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। चलिए, कैल्शियम। कैल्शियम पांचवा सर्वाधिक भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम ग्रुप 2 का सदस्य होता है, या इसको पहले हिंदी भी लिख लीजिए, समूह 2 में आता है। समूह 2 के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम में भी जितने फॉर्मूले हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। कैल्शियम की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम, दांत मतलब टिथ, और अस्थि मतलब बोन, है ना, इनके निर्माण के लिए मुख्य रूप से हमारे शरीर में कौन योगदान देता है? कैल्शियम योगदान देता है। ठीक, बाकी हमने सारी चीजें, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कैल्शियम को हम यही विराम करते हैं। सिलिकॉन, भाई साहब क्या कहें इसको। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और द्रव्यमान होता है 28। ठीक, तो Z बराबर, ये जब भी आपको नंबर दिखेगा, Z जो होता है ये एटॉमिक नंबर दर्शा रहा है, और A का मतलब एटॉमिक मास से हो गया। ठीक है, सिलिकॉन हमारी एक उपधातु होती है, जेम्स जैकब बर्जिलियस के द्वारा इसको खोजा गया। यकीन मानिए, आज के समय में जिसके पास सिलिकॉन के भंडार हैं वो अग्रणी है। चाइना की अगर बात करें तो सिलिकॉन इतने बड़े पैमाने पर, देखो हमारा भले शत्रु है, एक जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव या नेगेटिव चीजों को बात करने से कभी नहीं डरना। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है और वो अगर हमारा शत्रु भी है तो उसमें कोई दो मत नहीं है कि यार उसने काम तो अच्छा किया है। तो मैं कभी कभी ये चीज बोलता हूं ना, चाइना ने ये काम अच्छा किया है, तो बच्चे बोलते सर आप तो, है ना, देश के विरोध में बात। क्यों भैया, उसने अच्छा काम किया है तो क्या उसकी बात नहीं कर सकता? मैंने अपने देश के विरोध में ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने सिर्फ उस व्यक्ति ने जो काम किया उस काम की मैंने तारीफ की। भाई आज के समय में 95% कब्जा है पूरे वर्ल्ड में सोलर पैनल बनाने में, एक तरफा चाइना का। 95% पूरे वर्ल्ड में 80% तक जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अकेले चाइना करता है, 80 से 85%। तो इसमें क्या गलत बात है? अगर हम देखो, आंखों पे पट्टी बांध करके सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, आंखों पर पट्टी बांधकर सच्चाई छुपाई जा नहीं सकती। हम लाख बद्दुआएं दे दे किसी को, लेकिन जब तक खुद की मेहनत, लेकिन जब तक खुद की मेहनत नहीं करोगे, खुद की सफलता पाई नहीं जा सकती।
तो भैया अगर आपको सफल होना है और आप सोचो कोई और मेहनत कर ले, तो ये चीज नहीं होगी, वो काम हमें ही करना है। आज वर्ल्ड का 85% तक जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है वो चाइना है, और उसके यहां जितना इक्विपमेंट लगता है सोलर में वो खुद जनरेट करता है। तो ये बात कोई गलत नहीं है। सोलर पैनल बनाने में सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है। आज चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये प्यारे दोस्त, पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं वहां सोलर पैनल अगर कहीं लग रहे हैं तो 10 में से 8 पैनल यकीन मानना वो चाइना के होंगे। ठीक है। तो अपने इंडिया के अंदर भी आते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर इनके साथ खेला कर दिया चाइना वालों के साथ। देखो क्या होता है कि है ना, कभी कभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खुद घाटा खा लेती है। कि मतलब सर, मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया के अंदर सोलर पैनल बनाने की कॉस्ट जा रही है 110 रुपए और चाइना से मंगवाने की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, तो बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि क्यों 110 रुपए देने हैं, हम 100 रुपए वाला नहीं खरीद लेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहां एक काम करा कि भैया है ना, इसके ऊपर सब्सिडी दे दी कि एक काम करो 40% तक हम सब्सिडी दे देंगे या 60% तक हम सब्सिडी दे देंगे। कि मतलब तुम एक काम करो, तुम लोगों को बेचो अपने इंडिया का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बढ़ाओ, और इंडिया के अंदर जितना भी पीएम सूर्योदय योजना आई थी जहां तक मुझे पता है उसके अंतर्गत यह काम किया जाता है। तो ये चीजें होती हैं और इन चीजों को एक्सेप्टेबल करना होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। हमें हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से सोचना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जॉन जेकब बर्जीलियस ने सिलिकॉन की खोज की। सिलिकेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 बोलते हैं जिसको। पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती हैं वो सिलिकेट चट्टानें होती हैं, जिनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 हमें मिल जाता है। ठीक है। सिलिकॉन पृथ्वी की 90% चट्टानों में पाया जाता है, 90% चट्टानों के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी के अंदर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है 28% तक पाया जाता है। 28%। पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये चीज हमने देखी। अब सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है ना। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्तमान में प्रश्न कि जो कंप्यूटर की चिप होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर चिप, भाई कंप्यूटर चिप को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी चिप। तो आईसी चिप को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप एक्चुअल में आलू के चिप से आया, क्योंकि बहुत पतली होती थी। तो ट्रांजिस्टर बनाने में यूज करते हैं, कंप्यूटर की चिप बनती है, सोलर पैनल बनाने में यूज होता है, और एक मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कहां पर होता है, अर्धचालक बनाने में। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, वो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं बन सकते। सेमीकंडक्टर में ताइवान चाइना से अच्छी क्वालिटी का देता है ना। विश्व में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चाइना ही बनाता है, लेकिन चाइना से अच्छी क्वालिटी के ताइवान बनाता है। इंडिया की अधिकतर कंपनियां ताइवान से मंगवाती है। ठीक है। कि सर आपको क्यों पता है? क्योंकि ये साइंस एंड टेक में हम पढ़ते हैं, इसलिए मुझे पता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है पीसीएस वगैरह के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज है कि भाई ये कंट्री ये जनरेट करती है, ये कंट्री ये जनरेट करती है, यहां से ये चीजें मंगवाई जाती है। तो अर्धचालक बनाने में सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो 3 से 4 चीजें, ट्रांजिस्टर बनाने में यूज हुआ, है ना, आईसी चिप बनाने में यूज हुआ, सोलर पैनल में यूज हुआ, अर्धचालक में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिलिकॉन से ही सिलिकॉन वैली वर्ड आया। नहीं भैया, सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? भारत के बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन वैली इसलिए फेमस है क्योंकि यूएसए में एक शहर है सिलिकॉन वैली, जो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में या कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बनाने के लिए अग्रणी है। मतलब एक प्रकार का आईटी सेक्टर है वहां पर। तो इसलिए भारत का आईटी सेक्टर का हब बेंगलुरु है, इसलिए भारत के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो विश्व में सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर एक शहर है जो फेमस है आईटी सेक्टर के अंदर, और सेम आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर बेंगलुरु फेमस है ना। तो इस सिलिकॉन का उस सिलिकॉन से लेना देना नहीं है, सिलिकॉन वैली वहां शहर का नाम है। नेक्स्ट पर आते हैं, सड़ी मछली सी गंध, है ना भैया, किससे आती है? ओजोन से आती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है। अब हम ओजोन की बात करते हैं। भैया जो ओजोन होता है इसका फॉर्मूला O3 होता है। अब अगर ओजोन के द्रव्यमान की अगर मैं आपसे बात कर लूं,
ठीक है, कि भैया इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका मास कितना होगा। तो इसके मास की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 3 अणु का कितना होगा, 16 तिया 48। कितना होगा, 16 तिया, क्योंकि एक अणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 8, और द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो भैया ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, और ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। तो अगर एक सिंगल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान अगर 16 है, तो ऑक्सीजन गैस का 32 है, और ओजोन का कितना हो गया, 16 तिया 48 हो गया। अब बात करते हैं ओजोन। ये हमारी यूवी रे, जिन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, से सुरक्षा करती है। ठीक है, आपने जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप एक चीज पढ़ते हो, पृथ्वी के ऊपर कुछ मंडल पाए जाते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरह से। तो क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल होता है, और उस समताप मंडल के अंदर भैया लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है, कभी कभी उसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो सूर्य से जो किरणें आती है ना, ये क्या करता है, उनमें से यूवी रेस को यहीं पर रोक लेता है कि भैया तुम आगे मत जाओ। ठीक है, तुम आगे मत जाओ, तो उनको प्रोटेक्टिंग लेयर, ताकि हम यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक, ओजोन लेयर को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो याद रखना CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर हम फ्रियोन गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये नष्ट हो रहा है, और इसका यूज कहां पर किया जाता है, फ्रिज के अंदर। ठीक है, या रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, और AC में इस गैस का यूज होता था। जब पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र देखे गए, तो उन छिद्र में से सीधी ओजोन, अब भाई सीधी सी बात है, यूवी रेस नीचे आ रही, बड़े बड़े छेद देखे गए अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि अंटार्कटिका जहां पर है वहां पर ओजोन लेयर नीचे पाई जाती है, तो वो नष्ट होने लगी। तो ये चीज निकाली गई कि अगर इनका उपयोग नहीं रोका गया, तो फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था एनवायरमेंट में, वहां पर वर्ल्ड वाइड ये डिसीजन लिया गया, 1986 के बाद की बात है, 1986 के बाद की बात। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि आज के बाद में अब क्या नहीं होगा, तो भैया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कोई भी कंपनी वर्ल्ड वाइड नहीं करेगी, और करेगी तो भारी जुर्माना थोपा जाएगा। उसके बाद से इनका यूज रेफ्रिजरेटर और AC के अंदर नहीं किया जाता। ठीक है सर, फिर किसका करते हैं, R44 करके गैस होती है, उसका यूज किया जाता है, जो इको फ्रेंडली है ना, वो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो ओजोन वगैरह को डैमेज नहीं करती, अब उसका उपयोग किया जा रहा है। आप सोचते होंगे ना सर, AC तो बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना, तो और ज्यादा नष्ट हो रही, अब यूज नहीं होती क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया था, इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था तो इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन ओजोन, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, एनवायरमेंट दृष्टिकोण से भी और साइंस के दृष्टिकोण से भी। ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर में ही ओजोन रहे तब तो वो हमारे लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन अगर प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर सिंगल ऑक्सीजन के साथ जनरेट होकर पृथ्वी की सतह के आसपास में अगर ओजोन लेयर बना लेगा, तब यह हमारे लिए घातक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे होंगे। तो ओजोन हमारे लिए है ना, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। कब? जब वो पृथ्वी के निकट में अगर ओजोन का पाया जाना, एक निश्चित ऊंचाई पर अगर वो पाई जा रही है, जहां पर वो है, जहां पर हम ओजोन मंडल बोलते हैं, तब वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है। और अगर वो यहां आ गई तो फिर वो हमारे लिए घातक है। इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस अगर गैलियम की बात करें हम लोग, गैलियम, गैलियम एक्चुअल में P ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 31 होता है। ठीक है, गैलियम की खोज किसने की थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ द्वारा।
मेंडलीफ का जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज आपको यहां पर याद रखनी होगी कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि मानव की हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी होती है। अगर आप अपनी हथेली पर रखें तो एक धातु पिघल जाती है, वो धातु कौन सी होती है, वो गैलियम होती है। मेटल है ये, है ना, ये चीज ध्यान रखना, धातु है, मेटल है। ऐसा क्यों होता है? कोई आपके हाथ में जादू है क्या? नहीं भैया, इसके पीछे एक साइंस है, और वो सिंपल सा साइंस है। आप सभी जानते हैं कि आप ह्यूमन है, और ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव शरीर जो होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? कि मानव शरीर का टेम्परेचर सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमको एक बात बताइए, ये ठोस से द्रव पे कितने डिग्री पर बदलती है? कि सर 30 डिग्री पर। तो ये कमरे के ताप पर, अगर कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री से बढ़ेगा तो ये ठोस से द्रव हो जाएगी। और अगर आप अपनी हथेली में इसको रखोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ये आपकी हथेली पर भी पिघल जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, कि हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु गैलियम, है ना। और भैया कमरे के ताप पर पिघलने वाली गैलियम, क्यों? क्योंकि भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है, एक्यूरेट 30 नहीं होता, पॉइंट में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भैया, लगभग 30 मान लेते हैं ना। बहुत से बच्चे बोलेंगे कभी बाद में, सर आपने 30 लिखा है, 30 नहीं होता, पॉइंट में होता है, हम लगभग ही मानते हैं, राउंड फिगर। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें 30 ही आता है पेपर के अंदर, है ना। ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट, हम बहुत डीप, कोई हमको नीट वगैरह की एग्जाम नहीं देना, तो अप्रोक्सीमेटली। और यहां पर कितना आता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिए। अब एक बच्चा कह रहा है सर मरकरी, मरकरी तो बेटा द्रव में पाई ही जाती है ना, वो तो मैं ना, मरकरी की अगर आप बात करोगे तो मरकरी के साथ कॉन्सेप्ट अलग है। देखो मरकरी के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मरकरी की बात कर रहे हो, पारे की बात कर, उसका कॉन्सेप्ट इसलिए अलग है कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, ठीक है। हिमांक में क्या होता है? वो ठोस या सॉलिड अवस्था में रहे। और गलनांक में क्या होता है? वो द्रव अवस्था में रहे, लिक्विड में रहे। मरकरी जो होती है, ये -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड में चली जाती है। कितने पर? -37 पर। तो भैया वो तो नॉर्मली पाई जाएगी, आपके शरीर पर रखने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि आपका शरीर 37 डिग्री, -37 पे लिक्विड में पाई जाती है। और सॉलिड की बात करोगे तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी सॉलिड में होती है, -39 डिग्री पर मरकरी सॉलिड में होती है। तो मरकरी तो एकमात्र द्रव धातु है ही जो प्रकृति में मुक्त रूप से भी द्रव अवस्था में, अगर आपके कमरे में रखिए मरकरी तो वो द्रव ही होगी, क्योंकि वो तो माइनस पे, वो 0 पर भी द्रव होगी, वो 10 पर भी द्रव होगी। लेकिन गैलियम के साथ कॉन्सेप्ट अलग है, जब तक उसे 30 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिलेगा, अगर आपके कमरे में 28 का टेम्परेचर है तब भी सॉलिड है, 27 का है तब भी सॉलिड है ना, याद रखिएगा। जब वो 29 क्रॉस करके 30 पर पहुंचने वाली होती है तब ये द्रव बनती है। मरकरी के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मरकरी तो पाई ही जाती है, इसीलिए तो कहते हैं एकमात्र द्रव धातु मरकरी है। क्यों? क्योंकि वो तो पाई ही जाती है, उसको टेम्परेचर के साथ खेला करना कोई। चलिए, उम्मीद है आप डाउट क्लियर हो गया होगा। सेलिनियम अधातु, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में सेलिनियम का यूज करते हैं। सेलिनियम जो होता है इसके बारे में दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। सेलिनियम, सेलिनियम का सिंबल Se होता है, इसका एटॉमिक नंबर 34 होता है, परमाणु क्रमांक। सेलिनियम में यहां से प्रश्न अगर आएगा तो जो मैं लिख रहा हूं वही आएगा, अदरवाइज यहां से प्रश्न नहीं आएगा। अगर प्रश्न आया तो जो मैं लिख रहा हूं वही आएगा। तो ये जो सेलिनियम है ये एक नॉन मेटल है, अधातु है, और मैं जो लिख रहा हूं वही प्रश्न आएगा। सेलिनियम कौन से ब्लॉक का सदस्य है? पी ब्लॉक, ठीक है। मैं जो प्रश्न यहां लिखने वाला हूं कि इस मून का नाम आपने सुना होगा,
चंद्रमा। तो चंद्रमा के नाम पर इसका नाम रखा है। देखो क्या होता है, ग्रीस आप वर्तमान में जिस कंट्री को कहते हो, पुराने समय में उसका नाम यूनान हुआ करता था। क्या कहते थे? यूनान। और वहां के लोगों को यूनानी कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान में उस देश को ग्रीस कहते हैं। यूनान की पहले भी कैपिटल या राजधानी एथेंस थी। ग्रीस की वर्तमान में भी राजधानी क्या है? एथेंस है। वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है। तो ग्रीक लैंग्वेज में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? सेलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलीन। तो ग्रीक लैंग्वेज में चंद्रमा का नाम सेलीन है, और सेलीन से ही उसका नाम सेलिनियम कर दिया। तो ऐसे कई ग्रह हैं जिनके नाम पर किसी तत्व, जैसे आप यूरेनियम यूरेनस के नाम पर, नेपच्यूनियम नेपच्यून के नाम पर, प्लूटोनियम प्लूटो के नाम पर। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं, जैसे हीलियम है ना, हम बोलते हैं ना हीलियम, ये सूरज के नाम पर रखा जाए। ऐसे कई तत्व हैं जिसको किसी के बेसिस पर, किसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आइए यहां पर अगली चीज, टंगस्टन। कई चीजें होती हैं भैया, टंगस्टन में सबसे मेन चीज इसका सिंबल डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू को वुल्फ्रोम कहा जाता है। प्रश्न यह आता है कि बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब या फिलामेंट का जो तंतु बना होता है, ये जो आपको पुराने बल्ब दिखते थे, आजकल तो ये बल्ब चलन से ही बाहर हो गए हैं, ये वाले। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। 100 वॉट का बल्ब आता था 10 रुपए में, अब उल्टा हो गया है। 100 वॉट का बल्ब 10 रुपए में आता था, अब 100 रुपए का 10 वॉट का बल्ब आता है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का, हर एक चीज का, ठीक है, मोल चुकाया जाएगा। हर एक चीज का मोल चुकाया जाएगा। आज अगर तूने किसी का मजाक उड़ाया है तो कल तेरा भी उड़ाया जाएगा। अगर आज तूने किसी का मजाक उड़ाया है तो कल तेरा भी उड़ाया जाएगा। और यकीन मान, जो बोएगा सो ही काटा जाएगा। और यकीन मान, जो बोएगा सो ही काटा जाएगा। तो सेम चीज है भैया, बल्ब का फिलामेंट या तंतु। अब देखो सीधी सी बात, वो 10 वॉट का प्रकाश इससे ज्यादा दे रहा है, तो ये बल्ब का फिलामेंट इसका बना होता है। अब बल्ब में गैस कौन सी होती है? अब बल्ब के अंदर गैस की बात की जाए तो गैस दो होती है, एक होती है ऑर्गन गैस और एक होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, एक N2 गैस भरते हैं और एक अपन ऑर्गन गैस, दोनों का ही यूज करते हैं। तो ऑर्गन गैस भी बल्ब में यूज होती है और नाइट्रोजन भी यूज होती है। सबसे ज्यादा चलन में कौन थी? ऑर्गन गैस थी। तो सर्वाधिक यूज किसका किया गया? तो ये चीज ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रयोग ऑर्गन का हुआ। सर्वाधिक किसका हुआ? ऑर्गन का। इसी तरह से ट्यूबलाइट भी होती है। जब हम ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो भैया, जैसे कि कोई ट्यूबलाइट बना लेते हैं, जैसी भी अपने से गंदी बने, जितनी गंदी बने, एक ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है? एक सफेद कलर का आपने देखा होगा पाउडर भरा होता था, तो एक इसमें होती थी मरकरी की वाष्प, है ना, मरकरी वेपर होती थी। और एक इसमें गैस होती थी, वो गैस होती थी ऑर्गन। तो ट्यूबलाइट के अंदर किसका यूज किया जाता था? ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर नियोन भी तो यूज में लाई जाती थी। बिल्कुल होती है, लेकिन नियोन का बल्ब अलग ही आता है। नियोन गैस का बल्ब ही अलग आता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके माइंड में नियोन चल रहा हो किसी के, तो नियोन का बल्ब ही अलग आता था, है ना, नॉर्मली नहीं। उसके बल्ब ही अलग आते हैं। नियोन गैस का यूज, नियोन के बल्ब ही अलग आते थे, नियोन बल्ब बोलते थे इनको। बोला ये जाता था ये नियोन बल्ब है, क्योंकि उसमें नियोन गैस होती थी। नियोन बल्ब का यूज, या महंगे होते थे, कॉस्टली, इसलिए अपने पास इतने आए नहीं। नियोन के यूज की अगर हम बात करें, तो जो आपने देखा होगा, कभी हॉलीवुड की मूवी देखने के कभी शौकीन रहे हो, तो एक न्यूयॉर्क शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स के आगे वो लगे होते थे डिजिटल बैनर, उस पे है ना चल रहे होते थे, एड चल रहे होते थे। अपने यहाँ बैनर लगाते हैं, है ना भाई, देखो खर्च है ना। जिस दिन इंडिया के अंदर डिजिटल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा अब आपके शहरों के अंदर भी डिजिटल, है ना,
वो चीजें होने लग गई हैं कि प्रचार होने लग गया है। थोड़ा कॉस्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यार। जिस बिल्डिंग वाले ने एक बार वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आने वाले कई सालों तक भाई साहब क्या करना है, आप अपना डिजिटल बना के दे तो हम चिपका देंगे, और पैसा ले लिया। तो उसमें भी डिजिटल विज्ञापन के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो वो जो प्लेट्स लगती है ना, उनमें जो लाइट्स होती है उनमें नियॉन गैस होती है। तो डिजिटल विज्ञापन के लिए किसका यूज करते हैं, नियॉन बल्ब का यूज करते हैं। आप लिख लीजिएगा, अगर आप भूल जाओ तो, मैंने आपको एक बार ये पहले भी बताया है। चलो, रेडोन गैस। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडोन। देखो अगर एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहां पर एक चीज निकल करके आएगी, ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप, ठीक है, या अक्रिय गैस या नोबल गैस, इन्हें कहा जाता है। इनके अंदर मुख्य रूप से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये गैसेस आती हैं। इन गैसेस में हीलियम हम पढ़ चुके हैं, हीलियम, ऑक्सीजन वगैरह, नियॉन के बारे में, ऑर्गन के बारे में। क्रिप्टॉन का इतना कोई विशेष यूज नहीं है। जिनोन को याद रखना। प्रश्न आता है किस गैस को अजनबी गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस। किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है, तो जिनोन को। कि सर क्यों, हम कहते हैं अक्री किसी से क्रिया नहीं करती, ये भाई साहब जिससे मिले उससे क्रिया करती। सब मिलके सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, ये अजनबी की तरह बिहेवियर क्यों कर रही है ना। तो भाई साहब सबसे ज्यादा कंपाउंड बना लिए इसने, यौगिक बना लिए। अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करती, यौगिक नहीं बनाती, लेकिन सबसे ज्यादा यौगिक किसने बना लिए, जिन्होंने। केमिस्ट्री है ही अपवादों का विषय, ठीक है। अब यहां पर आप ये जो देख रहे हैं आरएन, यही रेडोन होता है। तो रेडोन की अगर हम आपसे बात करते हैं, आरएन की बात करते हैं, एक प्रश्न ये बहुत आता है कि वह सबसे भारी है ना, गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी, एक तो ये हो गया। वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। नॉर्मली कंडीशन में वायुमंडल में न के बराबर, यह नहीं ही है, ठीक है। लेकिन फिर हम ये चीज देखते हैं कि अगर ये वायुमंडल में नहीं है तो इसकी खोज कैसे हुई। बात तो ये भी आएगी, वायुमंडल में नहीं है लेकिन इसकी, जैसे कि कभी भूकंप आता हो, कभी सुनामी आने वाली हो, या कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो, इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है। इसकी मात्रा वायुमंडल के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री 2 से 3 नंबर का आएगा। हर सब्जेक्ट आपका जीएस का इतना ही है, 2 3 नंबर, 2 3 नंबर, 2 3 नंबर। लेकिन दोस्त दिक्कत यह है कहां से आएगा ये नहीं जानते ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए भाई साहब ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन इससे पहले अब वैज्ञानिकों के माइंड में आया कि चलो हम रेडोन को पकड़ते, कभी वायुमंडल में बढ़ जाए। तो जब तक इसको पकड़ने गई, इसकी मात्रा बढ़ी है, तब तक भूकंप धूम होके निकल गया, ज्वालामुखी पड़ गया। तो वैज्ञानिकों को समझ में आया इसकी मात्रा भले पड़ रही हो, लेकिन इंडिकेटर के तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते। कि क्यों, कि जब तक ये निकलेगी तो तब तक कुछ ना कुछ वहां पर हलचल होगी, तभी तो जमीन से बाहर हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा ऐसा। तो इसको एज अ इंडिकेटर यूज नहीं किया जाता। किसी के माइंड में आ जाए तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जब तक इसका इंडिकेशन मिलेगा, वैज्ञानिकों को पता चलेगा रेडोन की मात्रा बढ़ गई है, तब तक वहां वो आ चुका होगा। कौन, भूकंप, सुनामी, है ना। चलो, फास्फोरस। एक बच्चा कब से फास्फोरस फास्फोरस कर रहा था, बेटा तेरा फास्फोरस आ गया, ठीक है। बेटा तेरा फास्फोरस आ गया, ठीक है। करण अर्जुन नहीं आए, तेरा फास्फोरस आ गया। जैसे सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, वैसे ही जल में पीले फास्फोरस को या सफेद को, है ना, या पीला नहीं हो तो सफेद, है ना, सफेद को ही कभी कभी पीला भी कह देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पीला या सफेद।
तो है ना, जल के अंदर किसको डुबो कर रखा जाता है? फास्फोरस को डुबो कर रखा जाता है। एक्चुअल में फास्फोरस जो होता है ना, ये अगर हम इसकी बात करें तो फास्फोरस चमकीला माना जाता है। ठीक है, मतलब चमकने वाला, चमकीला कह दो या चमकने वाला, ये गुण है उसका, एक प्रकार की चमक या चमकने वाला। मोस्ट रिएक्टिव होता है, हवा में खुला नहीं छोड़ सकते, आग पकड़ेगा। लेकिन एक होता है लाल फास्फोरस, इसको आप खुला छोड़ सकते हो। लाल फास्फोरस जो होता है, ये फास्फोरस का स्थायी अप्रूप है। ठीक है, मतलब आप इसे खुला भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई, उद्योग में, मैच इंडस्ट्री में। क्या होता है दिया सलाई? कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर जो दिया घर में सिलाई करती है उसे दिया सलाई कहते हैं। क्या होता है दिया सलाई? ठीक है, उद्योग में। लाल फास्फोरस प्लस कांच का चूर्ण, इसका यूज करते हैं घर्षण या फ्रिक्शन के लिए। ये होता दिया सलाई। ठीक, ये दिख रही है माचिस की तीली, ये दिया सलाई उद्योग है। कहाँ की पैकिंग है ये? कोलकाता। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये घर्षण होता है, इस पे फ्रिक्शन होता है। अब यहां पर क्या होगा? जल गया, स्टूडियो में धुआं ही धुआं हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दिया सलाई में जो लाल फास्फोरस और उसमें कांच के चूर्ण का पाउडर मिला करके लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन जनरेट हो। ठीक है, अब इसकी जो तीली होती है, जो लकड़ी होती है ना, अब यहां पर देखना, वो तीली काई की बनती है, वो तीली काई की बनती है। साइकस के पौधे से साबूदाना बनता है, पाइनस के पौधे से, है ना। तो पाइनस की लकड़ी होती है। ठीक है, हो सकता है आप किसी और का यूज कर दिया हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल पाइनस की लकड़ी होती है। सर समय हो गया, अब बेटा यार क्या कहें अब। ठीक है, ओके, चलिए। इतनी बड़ी ये भगवान के पास रखी होती है। ठीक है, तो वापस वहीं रखनी है अब। चलिए, तो जल के अंदर इसको डुबो को रखा जाता है। अभी आपका इसमें कुछ पार्ट और बाकी है, तो एक क्लास हम इसकी और लेंगे और ये अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये आपका, तो एक क्लास और। ठीक है, कल हम इसकी एक क्लास और लेंगे और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, एक टॉपिक आपका, मतलब ये अंतिम क्लास इसकी एक और है, और दो क्लास आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 से 4 क्लास आप मान लीजिए, अधिकतम में 4। ठीक है, 4 क्लास आपकी और है इसके बाद, देन हम फिर मिलेंगे, यूट्यूब के ऊपर रिवीजन कराएंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग जल्द।